तो जैसा कि हम आर ओ ए आर ओ के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम आर ओ के प्री का 2017 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उस क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम व अधिकतम संख्या क्रमशः क्या हो सकती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम व अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो विधानसभाओं की संरचना या गठन संबंधी प्रावधान हमें आर्टिकल 170 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 170 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो आर्टिकल 170 में ही विधानसभा की संरचना या गठन का प्रावधान है और ये बताया गया है कि हर राज्य की जो विधानसभा होगी वहाँ के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनी जाएगी, जिसमें अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य होंगे। अगर इसमें अपवाद को छोड़ दें तो यहाँ पे कुछ अपवाद हैं, जैसे कि सिक्किम, मिजोरम, गोवा व पुदुचेरी। सिक्किम में 32 सीटें हैं, वहीं पे मिजोरम और गोवा में 40 सीटें हैं और पुदुचेरी में टोटल 30 सीट हैं। तो यहाँ पे हमें सिक्किम, मिजोरम, गोवा और पुदुचेरी अपवाद स्वरूप मिलेंगे, क्योंकि यहाँ 60 सदस्यों से कम सदस्य हैं यहाँ की विधानसभाओं में। तो अगर वर्तमान में सबसे छोटी विधानसभा की बात की जाए तो ये केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की है, जहाँ पे टोटल 30 सदस्य हैं विधानसभा में। और राज्यों की बात करें तो सिक्किम में 32 हैं, फिर गोवा और मिजोरम का नंबर आएगा, जहाँ की विधानसभा में 40-40 सीटें हैं। अगर सबसे बड़ी विधानसभा की बात करें तो उसमें अपना उत्तर प्रदेश आगे है। तो भारत में सबसे बड़ी विधानसभा कहाँ की है, तो वो यूपी की है, जिसमें कितनी सीटें हैं, तो 403 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 403। अगला प्रश्न है, तो ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है इसे भी देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना वर्णित है। अनुच्छेद 170(1) के अनुसार अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 500 से अधिकतम और 60 से न्यूनतम सदस्यों से मिलकर बनेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ 4 युग्म है, जिसमें से एक सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए चारों युग्मों को डिस्कस करते हैं। पहला है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसे हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई। सीबीआई की बात करें तो यह भारत की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, सीबीआई, जो कि कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1963 को। सीबीआई की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1963 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और अगर इसकी मातृ संस्था की बात करें तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। तो सीबीआई की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1963 को, जो कि कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये भारत की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। यहाँ पे सीबीआई तो सही मैच है, क्योंकि सीबीआई की स्थापना 1963 में होती है। अगला ऑप्शन है केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यह भारत की भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। सीवीसी की स्थापना 1964 में होती है और इसकी स्थापना करने की सिफारिश करती है संथानम समिति। तो सीवीसी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर होती है। सीवीसी एक सांविधिक दर्जा प्राप्त बहुसदस्यीय संस्था है। वर्तमान में जो हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है सुरेश एन पटेल। वर्तमान में हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं सुरेश एन पटेल। तो ये ऑप्शन भी सही मैच है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना होती है 1964 में। थर्ड है भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988।
भ्रष्टाचार निवारक कानून 1988 की बात करें तो यह भारतीय संसद द्वारा पारित एक केंद्रीय कानून है जो सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जो भ्रष्टाचार होता है इसे कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है। 2013 में इसे संशोधन के लिए संसद में पेश किया गया, लेकिन जब इस पे सहमति नहीं बन पाई तो इसे स्थायी और प्रवर समिति के पास भेजा गया। स्थायी और प्रवर समिति ने 2016 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट को 2017 में संसद में पेश किया गया और इसे जब पारित हो गया ये संसद के द्वारा तो इसे नाम दिया गया भ्रष्टाचार निरोधन संशोधन विधेयक 2018। तो भ्रष्टाचार निरोधन संशोधक विधेयक ये कब आता है? 2018 में। संशोधित विधेयक यानी जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में संशोधन करके इसे भ्रष्टाचार निरोधन संशोधन विधेयक 2018 का नाम दिया गया है। इस संशोधित विधेयक में रिश्वत देने वाले को भी जिम्मेदार माना गया है। पहले था कि रिश्वत लेने वाले को जिम्मेदार माना जाता था, इस विधेयक में ये सुधार करते हुए रिश्वत देने वाले को भी जिम्मेदार माना गया है। लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने से पहले केंद्र के मामले में लोकपाल और राज्य के मामले में लोक आयुक्त से अनुमति लेनी होगी। तो अगर किसी लोक सेवक यानी कि लोक सेवक पर भ्रष्टाचार का मामला चलाना है तो केंद्र में हमें लोकपाल से और राज्य के मामले में लोक आयुक्त से परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की बात करें तो ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक वित्तीय जांच एजेंसी है। तो यहाँ सारे ऑप्शन सही हैं और आयोग द्वारा यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। इसे जांचा नहीं गया है, इसके नंबर किसी को नहीं मिले थे और ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट मैच हैं। अगला प्रश्न है प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोक आयुक्त बनाने की संस्तुति की थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। भारत में जो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग था इसका गठन किया गया था 5 जनवरी 1966 को। ये डेट भी पूछी जाती है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 5 जनवरी 1966 ईस्वी को किया गया था। बाद में 1967 में इसके अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं और बाद में इसके अध्यक्ष बनते हैं के हनुमंतैया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने ही सर्वप्रथम भारत में लोकपाल एवं लोक आयुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। इसके बाद एक और प्रशासनिक सुधार आयोग बनता है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जिसके अध्यक्ष होते हैं वीरप्पा मोइली। तो अब तक बस 2 प्रशासनिक सुधार आयोग बनाए गए हैं। पहला जो कि 5 जनवरी 1966 को बनाया गया है, उसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। बाद में अध्यक्ष बदल के हनुमंतैया को बना दिया जाता है और दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग जो 31 अगस्त 2005 को आया था, 31 अगस्त 2005 को बनाया गया, इसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में जो 70वां संशोधन हुआ था उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दे दिया गया वे कौन से हैं? सबको पता है कि दिल्ली और पुदुचेरी इसका सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर बी। 70वां संविधान संशोधन होता है जिसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पुदुचेरी और दिल्ली की विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया जाता है। आर्टिकल 54 हमें ये बताता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य व राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और इसके साथ ही दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 घ 3 में दिया गया है। दूसरा है यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। हमारा इसमें केवल ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि इसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 243 घ 3 में किया गया है। आर्टिकल 243 घ के अनुसार प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या इसमें कम से कम 1/3 जो सदस्य होंगे वो स्त्रियां होंगी। स्त्रियों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित रहेंगे
और ऐसे संस्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किए जा सकेंगे चक्र अनुक्रम से। तो इस प्रकार हमारा कथन एक सत्य हो जाएगा। जबकि अगर आर्टिकल 334 की बात करें तो इसमें विनिर्दिष्ट आरक्षण की अवधि 70 वर्ष लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व और एसटी स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। तो ये जो आर्टिकल 334 है इसका किसी भी तरीके से पंचायत में महिलाओं के आरक्षण से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए हमारा कथन 2 असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो भारतीय संविधान का 73वां संशोधन होता है, ये कब होता है? ये होता है 1992 में। 73 अमेंडमेंट कब होता है? 1992 में। और इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा जाता है और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, और जिसमें कि 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तो ये विषय भी जरूर पूछता है क्वेश्चन में। तो 73वां संविधान संशोधन ये कब होता है? ये 1992 में होता है। इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग जिसका नाम है भाग 9 ये जोड़ा जाता है। इसके साथ ही एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। इस अनुसूची में 29 विषय हैं और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा इसी संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है। इसके साथ ही अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, पहला पॉइंट तो सही है कि इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। दूसरा पॉइंट है कि इस संविधान संशोधन में शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। तो ये 73 नहीं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसके द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और इससे संबंधित विषय जो हैं वो 18 विषय हैं। इसी प्रकार पहला कथन सत्य और दूसरा असत्य हो जाएगा। तो केवल एक इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्पादक कीमत सूचकांक ये क्या मापता है? तो उत्पादक कीमत सूचकांक जो है ये उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को, न कि मामूली परिवर्तन को या कुल परिवर्तन को। ये उत्पादक कीमत सूचकांक जो है ये उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? तो देश के कुल चावल उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य का है। और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात करें तो पंजाब में 3,998 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल के 32% भाग पर धान की खेती की जाती है और संपूर्ण विश्व का 21.6% धान उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में हमें फसल दी गई हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है, चाय असम में, गन्ना उत्तर प्रदेश और रबड़ केरल में। तो इसका सही आंसर होगा 4, 3, 2, 1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4, 3, 2, 1। आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन को अगले के वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।